Assalamu alaikum. Today we are going to study the topic understanding and managing clinical risk. Clinical risk का टॉपिक जो है ये हमारे लिए एज अ हेल्थ केयर वर्कर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है. हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उनको असेस करना, फिर उसके बाद उनको मैनेज किस तरह से करना है, उनको एलिमिनेट किस तरह से करना है, इसकी स्टडी को हम क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं. और वो किस तरह से की जाती है हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे. वाई क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट इज़ रेलिवेंट टू पेशेंट सेफ्टी. ऑब्वियसली ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी रेलेवेंट टू पेशेंट सेफ्टी, क्योंकि अगर हम क्लिनिकल रिस्क्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको टाइमली रोक देंगे तो पेशेंट सेफ्टी इम्प्रूव होगी, पेशेंट हार्म का जो रिस्क है वो बहुत कम होता जाएगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ पेशेंट सेफ्टी. Clinical risk management specifically is concerned with improving the quality and safety of healthcare services. So हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि it is basically responsible for improving both the quality and the safety of healthcare services. And it identifies so clinical risk management जो है ये healthcare की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इसकी सेफ्टी को इम्प्रूव करता है by identifying the circumstances and opportunities that put patients at the risk of harm and acting to prevent or control those risks. So ये किस तरह से इम्प्रूव करता है पेशेंट सेफ्टी को? by identifying the risks और फिर उसके बाद acting to prevent them. अभी हम आगे चलते हैं और फिर आपको इवेंचुअली समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से हम क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं. सो बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स. नंबर 1, फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द रिस्क. हमने एज अ डॉक्टर या एज अ हेल्थ केयर वर्कर जब हम किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आंखें खोल के इधर उधर अपने सराउंडिंग्स में देखें और इस तरह की चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो कि पेशेंट को हार्म कर सकती हैं. सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप which is identifying the risk. Number 2, we have to assess the frequency and severity of the risk. So हमने ये देखना है, नंबर 2 पे हमने क्या देखना है कि वो रिस्क कितना ज़्यादा कॉमन है, वो कितना रिपीट होता है. ठीक है, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है. हमने उसकी सेवेरिटी को आइडेंटिफाई करना है. वी हैव टू थिंक अबाउट वेदर द रिस्क इज़ वेरी माइल्ड और वेदर इट कुड लीड टू वेरी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज और maybe damage to health or health of a patient or life of a patient. Reduce or eliminate the risk. This is a very important step because this is how we are going to take the patient safety towards improvement. एंड हम उस रिस्क को ख़त्म करने की जितना ख़त्म हो सकता है, जिस डिग्री तक वो ख़त्म हो सकता है, हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे. नंबर 4, वी हैव टू असेस द कॉस्ट्स saved by reducing the risk or the costs of not managing the risk. So obviously अगर हम एक रिस्क को ख़त्म कर रहे हैं तो we will end up saving a lot of money because patient harm जब होता है तो we have to think about, we have to spend money on keeping the patient in the hospital. We have to help the patient recover and therefore we have to spend money on the patients if they are harmed by the hospital. सो अगर हम उस रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो अल्टीमेटली जो पेशेंट हार्म के केसेस में जो पैसे हमारे खर्च होने थे वो अब नहीं होंगे एंड वी विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी. Learning objective would be to know how to apply risk management principles by identifying, assessing and reporting hazards and potential risks in the workplace. सो दिस इज़ द सेम थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है, उन्हें असेस करना होता है, उनको रिपोर्ट करना होता है और अल्टीमेटली उनको एलिमिनेट करने के लिए कोशिश करनी होती है. नॉलेज रिक्वायरमेंट्स. नंबर 1, activities used for gathering information about risk. दिस इज़ अ वेरी बेसिक स्टेप. ये रिक्वायरमेंट जो है इसका ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे. आपको क्या मेथड्स यूज़ होते हैं रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए, वो आपको पता होने चाहिए. अगर आपको वो नहीं पता होंगे, यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई रिस्क्स विच आर प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग्स. नंबर 2, you have to make yourselves familiar
विद फिटनेस टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स। फिटनेस टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? नंबर 1, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है जो कि आपको इस काबिल बनाती है कि आप एज अ हेल्थ केयर वर्कर जाके हॉस्पिटल में काम करें? नंबर 1 रिक्वायरमेंट इज़ अ डिग्री एंड एजुकेशन, ठीक है। और कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। नंबर 2, यू शुड बी हेल्दी, ठीक है। आपको कोई इस तरह की डिज़ीज़ ना हो जो कि आप आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, या जिस डिज़ीज़ की वजह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट। नंबर 3, यू शुड बी वेरी विजिलेंट एंड हार्ड वर्किंग। हेल्थ केयर जो होता है, इट्स अ वेरी टफ फील्ड. So this is also a requirement that your record should reflect that you are a hard working person, and you will be fulfilling your duties as they should be fulfilled. So this is also a requirement. तो हम there is a very long list of requirements जो कि health care workers को वो पूरी करनी होती हैं in order to practice. So you should be familiar with those requirements, और मैंने आपको उनमें से कुछ की एग्जांपल अभी दी है। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर मैनेजिंग क्लिनिकल रिस्क। सो अकाउंटेबिलिटी का मतलब हमने एक दफ़ा पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जब भी इस तरह के हैज़र्ड्स होते हैं या एडवर्स इवेंट्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है अगर उनकी अपनी गलती हो। अगर आप खुद से केयरलेसनेस कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, आप वायोलेट कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो पेशेंट हार्म होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी, और उसकी जो पनिशमेंट है वो आपको दी जाएगी, और आपको वो फेस करनी पड़ेंगी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट विच मीन्स दिस, जो मैंने अभी आपको समझाया है। और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर मैनेजिंग क्लिनिकल रिस्क का मतलब ये है कि यू हैव टू मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल, कि clinical risk management is your responsibility. It's a responsibility of every member of the team. So you have to make yourself your own, you have to keep a personal accountability, a personal check whether you are contributing towards controlling risks or not. So you have to judge yourself कि आपकी अपनी क्या परफॉर्मेंस है, आप क्या पेशेंट सेफ्टी के लिए जो स्टेप्स हैं वो एडिक्वेटली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. सो दिस इज़ पर्सनल अकाउंटेबिलिटी. Performance requirements, know how to report known risks or hazards in the workplace. So सबसे पहले कैसे रिपोर्ट करना है आपको ये पता होना चाहिए. नंबर 2, कीप एक्यूरेट एंड कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड्स. दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स. जब भी आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं, आप पेशेंट इंकाउंटर कर रहे हैं, आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, यू हैव टू कीप अ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ दैट इंकाउंटर. और ये रिकॉर्ड मेंटेन करना, इट्स गुड फॉर द पेशेंट, इट्स गुड फॉर यू एज़ वेल इन द फ्यूचर, कि अल्टीमेटली इन द फ्यूचर अगर आपको उस रिकॉर्ड की दोबारा से ज़रूरत पड़ती है, या पेशेंट या आपको वो रिकॉर्ड कहीं पे दिखाना पड़ता है, यू कैन ऑलवेज शो दैट रिकॉर्ड. सो दिस इज़ बोथ गुड फॉर यू, गुड फॉर द पेशेंट, गुड फॉर द हॉस्पिटल. सो keep accurate and complete medical records all the time for all the encounters. सेल्फ असेस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर्स कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल्स. सो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को असेस करना, पीरियोडिकली अपने आप को असेस करें. हर 2-3 साल के बाद यू हैव टू रिफ्रेश योर नॉलेज, ट्राई टू कीप अप टू डेट विद ऑल द न्यू इन्फॉर्मेशन विच इज़ कमिंग आउट. आपको पता है कि मेडिकल फील्ड जो है वो इस तरह का फील्ड है कि इट्स इवॉल्विंग एवरी डे. सो ऑलवेज़ ट्राई टू कीप अप विद दैट, ताकि आप एक अच्छे फिजिशियन बने, अच्छे हेल्थ केयर वर्कर बने. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ and a performance requirement. Participate in meetings that discuss risk management and patient safety. As a student and as a healthcare worker, जब भी हॉस्पिटल में इस तरह की मीटिंग्स हो रही हो जहाँ पे क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस किया जा रहा हो, या हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट सेफ्टी को डिस्कस किया जा रहा हो, always make sure to register for those events, to show up in those events and try to learn as much as possible from them. Respond appropriately to patients and families after an adverse event. सो इन केस अगर एक एडवर्स इवेंट हो जाता है, किसी पेशेंट को हार्म हो जाता है, सो यू हैव टू सिट विद द पेशेंट एंड यू हैव टू कम्युनिकेट द एडवर्स इवेंट टू द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज़. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या अप्रोप्रिएट तरीका है, आपने पेशेंट को न्यूज़ किस तरह से ब्रेक करनी है, किस प्रोफेशनल तरीके से आपने उनको कंफर्ट करना है और उनको हेल्प करना है रिकवर करने में.
रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू कंप्लेंट्स। अगर आपको कोई कंप्लेन आती है, कोई पेशेंट आपके किसी भी एस्पेक्ट के बारे में कंप्लेन करता है, तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। कंप्लेंट्स को हमेशा आप ग्रेसफुली हैंडल करें, आप उनको कामली सुने कि उनका क्या इशू है या क्या कंसर्न है, और उसके बाद लेटर ऑन ट्राई टू डील विद दैम वेरी प्रोफेशनली एंड डोंट टेक इट पर्सनली। क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़